Hi, be the person you look up to. Today is 15th of July 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join our Telegram channel. This is quiz number 75, science. Weight of our body is mostly made of वाटर का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है और वजन भी वाटर का ज़्यादा होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? द आंसर इज स्टेपीज. टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी नीदर डिक्रीज इन विंटर्स नॉर इंक्रीज इन समर. हमारा जो टेम्परेचर बॉडी का होता है वो कांस्टेंट बना रहता है. बॉडी रेगुलेट करती है टेम्परेचर, कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर बना रहता है. Heartbeats are caused by an electric current that originates in the heart itself. How does the plant cell differ from the animal cell? The answer is cell wall. Quiz number 76, word geography के सवाल हैं. The area known as Golan Heights sometimes appears in the news in the context of the events related to what? Which of the following mountains is located in Germany? Germany में कौन से mountains located हैं? अर्कन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज लोकेटेड इन किस जगह पर अर्कन योमा है? हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड आर मोस्टली फाउंड इन विच टाइप ऑफ माउंटेन्स? कैसे माउंटेन्स में जो हाईएस्ट पीक है वो मिलती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टिनेंट विद द हाईएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड? हाईएस्ट मीन एलिवेशन. सो ये 5 सवाल हैं आज के लिए. आज की वोकैबुलरी है बिफोर दैट हम जैसे 5 MCQs यहाँ डेली न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, 5 MCQs हम टेलीग्राम चैनल में हैं, 5 MCQs मैं आपको प्रीलिम्स बैच में भी करा रहा हूँ. इन टोटलिटी ये जो 15 MCQ पर डे हैं, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट. हमें बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन भी नहीं करना है. एवरीडे बेसिस में वी आर हैविंग सच 10 to 15 MCQs. दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट. जब एग्ज़ाम पास आएगा, जनवरी का टाइम आएगा, तब हम सेपरेट क्विज सेशंस करेंगे और फिर फुल थ्रॉटल प्रीलिम्स मोड में आएंगे. इस एग्ज़ाम में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. अभी का जो टाइम है आप आंसर राइटिंग करो, कोर सब्जेक्ट्स पढ़ो, जनरल स्टडीज़ भी देखो, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से रिवाइज करो. सो इट इज़ नॉट only and only about MCQs. We'll have more MCQs but at the later stage of our preparation. Okay. Now this is vocabulary. Vocabulary का आज का पहला वर्ड है rendezvous. इसका मतलब है वहाँ पर हमने अग्री किया है मिलने के लिए. A meeting at an agreed time and place, typically between two people कि हम इस जगह पर मिलेंगे. Appointment, assignation और या फिर date. So this is मिलन स्थल. Sometimes later in this course, prelims course, we are going to meet और फिर हम ऐसा एक place decide करेंगे and we will meet in person. Acclimatize का मतलब होता है अभ्यस्त बनना, so as to make it suitable for a new use or situation, accommodate करना. Lambent का मतलब होता है उज्ज्वल है, glowing, gleaming और flickering with a soft radiance. कॉनाइवेंस का मतलब होता है वो मिली भगत है, विलिंगनेस टू सीक्रेटली अलाउ और बी इन्वॉल्व्ड इन रॉन्ग डूइंग, मिली भगत, एस्पेशली इलीगल एक्टिविटी. अपहीवल का मतलब होता है उथल पुथल, अ वायलेंट और सडन चेंज और डिसरप्शन टू समथिंग. सो ये कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. नाउ दिस इज CSAT. अब एवरीडे बेसिस पे भी वो जो 32 वीडियोस का क्रैश कोर्स वाला वीडियो सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, आप उसको एक बार बिंज वॉच कर लो. इसके बाद जो मैं डेली आपको ऐसे कुछ CSAT के सवाल दे रहा हूँ उसको आप डेली बेसिस पे सॉल्व करो. दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट. जब प्रीलिम्स लिखने जाओगे आप मई में, आपको GS2 के लिए बिल्कुल बॉदर नहीं करना पड़ेगा. उस टाइम पे हम केवल और केवल GS1 पे पूरा फोकस, अटेंशन, एनर्जी डाइवर्ट करेंगे. सो एवरीडे बेसिस में जस्ट 1 or 2 क्वेश्चन सॉल्व एवरीडे. ओके. नाउ दिस इज न्यूज़ बाइट्स. अब ये नया सेशन क्यों है? बिकॉज बहुत सारी न्यूज़ होती है जो रेगुलर न्यूज़पेपर में हम कवर नहीं कर पा रहे. सो दैट इज़ वाई दिस इज न्यूज़ सेक्शन. इस सेक्शन में हम उन न्यूज़ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है मोमेंट्स विद तिरंगा, नेचर फ्लॉन्टिंग द ट्राई कलर.
The national flag cannot be used as a part of clothing such as costume, uniform, napkins, etc. एक flag code होता है. Moments with Tiranga. This beautiful picture. This is Indian national flag on top of Tiger Hill in Dras, Kargil. Victory. Moments with Tiranga. So अभी गवर्नमेंट सेलिब्रेट कर रही है हर घर तिरंगा. सारी गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ये सोशल मीडिया में भी बहुत एक्टिव हो गए और ऐसे बहुत अच्छे कंटेंट वहाँ पे मिल रहे हैं. इनके ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा. सो वहाँ से आई एम ट्राइंग टू कंपाइल दीज न्यूज़ बाइट्स और वो हम उस पर एक टैब रखते हैं. ओके सी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेशन वाइड कैंपेन हर घर तिरंगा. इंस्पायर करना है कंट्री पर्सन को टू हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग एट देयर होम्स टू मार्क द 75th इंडिपेंडेंस डे, बिकॉज ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75 ईयर. इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. इंडियन नेशनल फ्लैग जो है ये एक सिंबल है नेशनल प्राइड का. सारे देश के लिए नेशनल फ्लैग को ऑनर करना है. यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इसका अप्रूवल दिया है. आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा, तो 15 अगस्त को हमें हर घर तिरंगा सेलिब्रेट करना है. एक जो दूसरा न्यूज़ है अभी वो है जेनोमिक्स का. जेनोमिक्स क्या होता है? ये स्टडी होता है एंटायर जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म. हमारी बॉडी डीएनए, बहुत सारे जीनोम्स, डीएनए सीक्वेंसेस एट्सेट्रा, तो हम पूरे जेनोम अगर देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म का, उसको स्टडी कर रहे हैं, तो दिस इज जेनोमिक्स. लार्ज अमाउंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डेटा जनरेटेड फ्रॉम इट. और जो जेनेटिक्स होता है, तो जेनेटिक्स इन पर्टिकुलर हम हेरिडिटी में करते हैं कि वन जनरेशन आफ्टर नेक्स्ट लाइक दिस. सो दिस इज जेनेटिक्स, जेनोमिक्स एंड जेनेटिक्स. अभी कुछ इनिशिएटिव है इंडिया में, जैसे एक है दिस इज जेनेटिक वेरिएशन ऑफ इंडिया का. डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक कैटलॉग बनाने की कोशिश कर रहा है. इंडीजेन प्रोग्राम है CSIR का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोविड-19 के जो वायरसेस एट्सेट्रा आ रहे थे, वेरिएंट्स आ रहे थे, दिस इज SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम, INSA-CoG. ओके, तो दीज आर सर्टेन इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू जेनोमिक्स. अब एप्लीकेशन क्या होता है जेनोमिक्स का? तो जीन्स अगर हमें पता है, जेनेटिक स्टडी हमें पता है, तो हम उसके लिए बेटर प्रिपेयर्ड हो सकते हैं. हम वायरस के वेरिएंट्स पता लगा सकते हैं, उससे रिलेटेड हमें वैक्सीनेशन बनाना है, हम उस एरिया में वर्क कर सकते हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ह्यूमन जेनोमिक्स मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है. प्रिवेंट, डायग्नोस, प्रिडिक्ट, मैनेज, मॉनिटर, ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर्स. माइक्रोबियल जेनोमिक्स मेडिकल पर्पसेस में अगेन वैक्सीन डिज़ाइन करना है, इन्फेक्शियस एजेंट्स फाइंड करना है. एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर भी होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, डिसीज ससेप्टेबिलिटी को कम करना है. बायोलॉजिकल मेडिकल रिसर्च में भी डिस्कवरी करना है, कुछ नए जीन्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजेज में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, लाइक दैट. बाकी फॉरेंसिक्स और एंसेस्ट्री वगैरह में भी जेनेटिक्स का यूज़ होता है. ये यूनाइटेड नेशंस का लोगो है और ये है इंडिया का फ्लैग. और इंडिया बोल रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स नेसेसरी है, क्योंकि ये UN बना था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945. आखिरी इसमें रिफॉर्म हुआ था 1965. अभी इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेशन कंट्री बन रहा है, बट इंडिया को UNSC में परमानेंट सीट नहीं है. तो दिस इज ग्रॉस, दिस इज इरेगुलरिटी. तो UNSC में भी समय के साथ रिफॉर्म्स ज़रूरी होते हैं. स्टैग्नेंट वाटर स्टिंक्स. अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, इधर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है. UNSC रिफॉर्म्स के अटेम्प्ट्स नहीं हो रहे हैं. आखिरी बार 1965 में हुआ था. नॉन परमानेंट मेंबर 11 से 15 बढ़ाए. इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर है, तो 5 परमानेंट होते हैं और कुछ नॉन परमानेंट होते हैं. तो इंडिया अभी नॉन परमानेंट है. 2-2 साल का टेन्योर होता है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया अभी नॉन परमानेंट है. इंडिया कितने दफ़े UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है, या इज इट द फर्स्ट टाइम जब हम UNSC के मेंबर बने हैं? आंसर, यूज़ ऑफ वीटो पावर. अब जैसे इनके आपस के टेंशन्स होते हैं, एक तरफ रशिया हो गया, एक तरफ USA, वीटो पावर यूज़ करते हैं और कोई भी प्रोग्रेस या कोई भी डिसीजन नहीं हो पाता है. पॉलिटिकल डेड एंड हो जाता है वहाँ पे. इंडिया का पोजीशन है कि एक्सपेंशन करें परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबरशिप को, वीटो पावर को अबॉलिश करें. वाई वीटो? एक कलेक्टिव कंसेंसस होना चाहिए. हमारे यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी है. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में डेमोक्रेसी के बेसिस पे डिसीजन होता है. तो अगर सब UNSC के मेंबर हैं तो सबको बराबर हक होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, इक्विटेबल जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए.
परमानेंट यूएनएससी की मेंबरशिप इंडिया डिजर्व करता है। इसके अलावा जैसे लीडरशिप के और भी रोल्स इंडिया ने किए हैं, जैसे G77, नाम, पॉपुलेशन, टेरिटोरियल साइज, जीडीपी, कल्चरल डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया जो यूएन की एक्टिविटीज़ है उसमें कंट्रीब्यूशन करता है, स्पेशली यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। तो सी, इंडिया इतना रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर, न्यूक्लियर पावर है। इंडिया डिजर्व्स अ प्लेस इन यूएनएससी परमानेंट सीट, और इस यूएनएससी में भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो ये हमारा स्टैंड होने वाला है रिगार्डिंग दिस यूएनएससी। ये जो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन होते हैं, इनको कौन सी हैट्स बोलते हैं? बैरेट्स। कौन से कलर का होता है इनका? सी आंसर, टेल। अभी 15 जुलाई है, 15 जुलाई के ये 2 सवाल हैं, इन दोनों सवाल को करना था। अब ये दोनों सवाल थे GS2 के, तो यहाँ पे पॉलिटी सिलेबस रिलेटेड ज़्यादा हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सी, सो बिफोर दैट दिस इज़ द वेबसाइट, और यहाँ 13 जुलाई का आंसर डिस्कशन करते हैं। +2 हम साइकिल फॉलो कर रहे हैं। अब अच्छे खासे सबमिशंस आ रहे हैं, तो मैं इन वीडियोस को अब सेपरेट आंसर राइटिंग के वीडियो सेपरेट भी कर दूंगा, ताकि न्यूज़पेपर अननेसेसरी ब्लोटेड नहीं होगा। ओके, सी, आज कर लेते हैं कंटिन्यू। और यहाँ 2 आइकन्स भी बने हुए हैं, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। इसके थ्रू आप मुझसे कम्युनिकेट भी कर सकते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो सी, 2 सवाल थे ये, और इनके अब आंसर्स देखते हैं। ये 13 तारीख के हैं, तो 2 सवाल थे लैंडस्लाइड्स हिमालय एंड वेस्टर्न और गिग इकोनॉमी। बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं, आई एम सो हैप्पी। सी, राजीव, दिस इज़ रियली गुड। गिग इकोनॉमी क्या हुआ? तो सी, हम बात करते हैं और फिर उसको लिखते हैं, तो दोनों में कितना डिफरेंस आ जाता है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत जल्दी जल्दी सोचते हैं, बट वो उतना जल्दी जल्दी लिख नहीं पाते, तो एट टाइम्स हमारी राइटिंग फिर करेक्ट नहीं हो पाती, हम शब्दों को स्किप करने लग जाते हैं, हमारी जो स्पेलिंग है वो मिस आउट होने लग जाती है। सो दैट इज़ वाई लिखना बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम लिखने का ही एग्ज़ाम है। सो दिस इज़ रियली गुड। अब आपने गिग इकोनॉमी बताया है ना, इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। सी, वेरी गुड। तो इससे हमारे थॉट्स बहुत स्ट्रक्चर भी हो जाते हैं। वंडरफुल। सुंदर ने भी आंसर राइटिंग स्टार्ट किया है। वंडरफुल। सी, मैप बनाया, लैंडस्लाइड क्या होता है, हिमालयन, देन 1 by 1 पेनिनसुलर बताया। अब इसी को हम टैबुलेट भी कर सकते थे, करंट अफेयर्स के और कंटेंट भी यहाँ पे लिख सकते थे। देन सेकंड क्वेश्चन भी, सी, दिस रिप्रेजेंटेशन इज सो गुड, वेरी नाइस। देन नीतू, अगेन दिस इज रियली गुड कॉपी। आपने नॉर्थ ईस्ट का किया। सी, हम उधर ही पोस्ट करें अपना आंसर जहाँ पे वो क्वेश्चन है, ताकि मिसमैच नहीं हो। फर्दर अगर डेट में हमें देखना है तो हमें सारा रिकॉर्डेड सिस्टमैटिकली मिल जाए। ओके, अब सी, विशाल का देखो अप्रोच कितना अच्छा है। हिमालयन वेस्टर्न दोनों टैबुलेट किया है, तो जब भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हो टैबुलेट कर दो। वेरी गुड। रोल ऑफ गिग इकोनॉमी 1 by 1 पॉइंट वाइज लिखा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। नंदिनी, दिस इज अगेन सो गुड। सी, सो इट इज़ सो ईजी। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कनेक्ट, सारी लर्निंग कनेक्ट करो, लर्न करो और उसको लिखना चालू कर दो सिलेबस के विद इन। अब स्टैंडर्ड बुक्स को देखो, इंटरनेट को डिग करो, विकीपीडिया देखो, गवर्नमेंट वेबसाइट्स देखो, बेस्ट टू बेस्ट उस पर होमवर्क करके आंसर प्रिपेयर करने की कोशिश करो। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपके 2 टॉपिक्स पर डे तैयार हो रहे हैं और ये सारे हाई यील्डिंग टॉपिक है। आफ्टर सम टाइम, मंथ और 2, आप इतना हैप्पी फील करोगे कि इतनी सारी चीज़ें कवर हो गई और हैंड रिटन कवर हुई है, आपको बहुत बेनिफिट होगा वहाँ पे। ओके, सी, हिंदी सो गुड श्रवण। शिवानी, अब सी दिस कॉपी, लुक एट दिस कॉपी, कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है ये, है ना, साफ सुथरा, सब स्पेसिंग है, सब समझ में भी आ रहा है। डेवलप दिस हैबिट, आराम से लिखो, धीरे धीरे लिखो, अच्छा मैप बनाओ। ये मैप और अच्छा हो सकता है, बॉक्स में भी बनाना है हमें। वेरी गुड। अब देखो विपुल ने आज कितना अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, दिस इज सो गुड। लैंडस्लाइड लिखा, टैबुलेट आया, वेरी नाइस, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, एक्सीलेंट वर्क, वेरी गुड। अब सी, सेकंड को टैबुलेट पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा, वंडरफुल, वेरी गुड। सैमुअल, आपने भी बहुत अच्छा लिखा है। सी, हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे, अब देखो ये मैप कितना अच्छा है, सच अ क्वालिटी मैप, वेरी गुड। ABC, वेरी नाइस। अब इसको हम थोड़ा टैबुलेट भी कर सकते थे टेबल में, इससे कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें बता पाते हैं, रिपीटिशन नहीं होता। गिग इकोनॉमी, दिस इज़ वेरी गुड, बिकॉज हमारे पास टाइम का भी कमी होता है और हम ज़्यादा वर्ड्स लिख भी नहीं पाएंगे, तो हमें एफिशिएंटली सोचना चाहिए। हम टेबल बनाए, हम ग्राफ्स बनाए, हम चार्ट्स बनाए, फ्लो चार्ट बनाए, ऐसे विजुअल्स डालें। श्रवण, दिस इज सो गुड, वेरी नाइस। सी, दिस इज सच अ गुड कॉपी, वेरी गुड। यशादा, दिस इज अगेन सो गुड। अब सी, स्टार्ट कोट से किया, व्हेन यू लिव फॉर, वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। इससे एक मैसेज टेम्पो सेट हो जाता है। बाकी हमें ऑब्जेक्टिवली कंटेंट पे बहुत ध्यान देना है, हमें बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रिपेयर करना है और बहुत साफ राइटिंग में उसको लिखना है।
चंदन, अब सी दिस इज सो गुड, वेरी नाइस। मैप थोड़ा और बेहतर करें। वेस्टर्न घाट्स, हिमालयन, एक्सीलेंट। सतेंद्र, अब सी ये मैप देखो, दिस इज सच अ गुड मैप, वेरी गुड। देन भूस्खलन, हिमालय। अब देखो कितना अच्छा टेबल बनाया है, पूरा टॉपिक तैयार हो गया। तो सी 2 टॉपिक भी पर डे कर रहे हैं, दिस इज अ विक्ट्री, दिस इज अ विन विन सिचुएशन, वेरी गुड। ठाकुर, दिस is again so good. See the map, so good. Every day I can see clear improvement in your copy, and this is what I want from you. Wonderful. Then this is Satinder. See, this is so good. सशक्तिकरण, कितनी अच्छी राइटिंग है आपकी हिंदी की, प्रेजेंटेशन एक्सीलेंट। अयान, यू आर ऑल्सो रियली रियली गुड। क्वालिटी वर्क, गिग इकोनॉमी क्या है, डेटा है, प्रेजेंटेशन है, फैक्ट्स हैं, रिविजन के नोट्स भी बन रहे हैं, क्रिस्प एंड प्रिसाइज, वेरी गुड। आरती, दिस इज सो गुड, वंस अगेन टैबुलेट किया है। फिर हम जब फोटो खींचते हैं ना तो शेक नहीं करें, उसको स्टेबल रखें, पहले हल्का प्रेस करो, फिर जब फोकस हो जाए देन कंप्लीट उसको टैप करो, तो ये क्वालिटी ऐसे ब्लर नहीं होगा फिर, ओके। देन पालिका, दिस इज़ वेरी गुड। सी आपने स्टार्ट किया, आंसर बहुत अच्छा आंसर है, और ज्योग्राफी के बेसिस, ज्योग्राफी के पॉइंट्स में, मेंस में भी आपने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए थे क्लास में, वंडरफुल। मैप इज़ रियली रियली गुड, वेरी गुड। माधव गाडगिल कमिटी, वेरी गुड। अमित, दिस इज अगेन रियली गुड। एक साइड में मार्जिन डालिए, वेरी नाइस, दिस इज गुड। A4 साइज में लिख रहे हैं, वेरी गुड कॉपी। दमन, अगेन एक्सेलेंट वर्क। सी कितना अच्छा कॉपी है आपका, दिस इज रियली गुड, वेरी गुड। डायग्राम्स और होने चाहिए, फ्लो चार्ट और होना चाहिए यहाँ पे। देन रत्ना प्रिया, डायग्राम इज रियली गुड, थोड़ा और बेहतर हो सकता है। अब सी यहाँ पे ऐसा डायग्राम, फिगर लैंडस्लाइड को फिगर के थ्रू बताया, गुड। देन दिस इज, तो सी हर कॉपी में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप अप्रिशिएट करो, सीखो उन चीज़ों को। एवरी स्टूडेंट इज़ यूनिक एंड समथिंग रियली गुड आप उस कॉपी से सीख सकते हो। जैसे देखो बॉक्स बनाया, ये कितना अच्छा काम किया प्रिंसी ने, दिस इज़ रियली गुड। फिगर 1 है ना, फिर यहाँ पे मैप बनाया, फिर देखो हर पॉइंट हेडिंग, सब हेडिंग, वंडरफुल कॉपी, वेरी वेरी गुड। मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो अभी हाल ही में कॉलेज पास किया है, स्कूल कॉलेज, वो बहुत अच्छे होते हैं राइटिंग में, बिकॉज वो एवरीडे स्कूल कॉलेज में राइटिंग कर रहे हैं, और जो थोड़ा टाइम हो जाता है, जॉब में आ जाते हैं, वर्क में आ जाते हैं, तो उनकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाती, तो उनको नॉलेज तो बहुत होता है बट वो रेप्लिकेट नहीं कर पाते उसे। इसीलिए लिखना बहुत ज़रूरी है, नो मैटर आप किस स्टेज पे हो, आपको लिखना चाहिए। एवरीडे मीन्स एवरीडे। अंजू, दिस इज अगेन, अब देखो ये कॉपी कितनी अच्छी है, लुक, इससे कितनी अच्छी चीज़ें आप सीख सकते हो, वेरी गुड। देन दिस इज वेरी नाइस, सोशल, एक्सीलेंट वर्क। अपूरव, दिस इज अगेन वेरी गुड, पर्सपेक्टिव बताया अपन ने, दिस इज रियली रियली नाइस। पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे हैं, थोड़ा स्लो लिखो, धीरे लिखो, दिस इज बाय शुरुआत में, फिर बाद में स्पीड अपने आप आ जाएगी। दिस इज रियली रियली गुड, वेरी गुड, सी वंडरफुल। राज, दिस इज अगेन सो गुड। सारा पॉइंट 1 2 3 4 करो एरो के बजाय, जैसे यहाँ पे है ना, कहीं ABCD भी आप लिख सकते हो, गुड। टैबुलेट किया है, वंडरफुल, रियली गुड। अपूरव, दिस इज अगेन आर्टिकल्स में हम आए, पॉलिटी लिखा हमने यहाँ पे, गुड। देन वेरी गुड। देन नीतू, दिस अगेन इज अ रियली गुड डायग्राम, वेरी गुड। लैंड, वेरी गुड कॉपी वंस अगेन। मंताशा ने आंसर राइटिंग ज्वाइन किया है, शी इज़ रियली गुड, यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में किया है। लैंडस्लाइड क्या होता है, कॉजेज, वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छे आंसर्स हैं, दिस इज़ रियली रियली नाइस। तो ये कंटिन्यू करना है, ब्रेक नहीं लेना है हमें, ओके। सो दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। सी एग्जाम्पल्स, फिगर्स, अंडरलाइन करो, डायग्राम्स, वेरी नाइस। नीतू, दिस इज़ अगेन रियली गुड। गिग, अब देखो ये कितना अच्छा स्ट्रैटेजी है, लर्न। देन कंक्लूजन, सृष्टि, वेरी गुड। अब सी कितना अच्छा, ये मैप थोड़ा करेक्ट करें हम, ये डिस्टॉर्टेड है मैप। सृष्टि, दिस इज़ रियली गुड। और वेस्टर्न, हिमालयन हो गया, वेरी नाइस। एग्जाम्पल्स, टैबुलेट करना है, गुड। स्पेसिंग बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत साफ आपका नज़र आ रहा है, दिस इज़ रियली गुड। सुमन, वंस अगेन क्वालिटी वर्क, यू आर डूइंग रियली रियली अमेजिंग वर्क, वेरी गुड। कंटिन्यू करना है और कंटिन्यूसली और बेहतर करना है, इम्प्रूव। बाकी कॉपीज़ भी देखो स्टूडेंट से और लर्न करो, सीखने की कोशिश करो, ओके, यू आर गुड। अयान, दिस इज़ अगेन वेरी, सी दिस इज़ रियली गुड, वेरी गुड, ऑल कॉपीज़ आर रियली रियली गुड, आई एम सो हैप्पी। और यूट्यूब कमेंट्स भी देख लेते हैं। सो दिस इज़ 14th, यहाँ भी आप बहुत एक्टिवली सारा पढ़ रहे हो, दिस इज़ सो गुड, अटेंटिव होके पढ़ रहे हो, तो लर्निंग आउटकम बेटर होते हैं, गुड। जैसे कि दमन ने बताया पार्लियामेंट, ग्रासलैंड, बन्नी ग्रासलैंड, और ये सारा बताया, होम्योस्टेसिस क्या होता है, गुड। देन यूनेस्को, तो सी लर्निंग आउटकम डबल ट्रिपल हो जाते हैं जब हम खुद भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वन वे नहीं होता है, ओके।
so learn this thing. Sameer, very good. Then Seema, excellent. Soumya, very good. Daman, excellent. You are doing really, really good. Sundar, economics, good. Daman, Raj, very nice. Sundar, Raj, very good. Ajay, Seema, कीर्ति भी बहुत अच्छे से वीडियो answering all the questions. This is really, really good. Raj, Gayan, Ratnapriya, Daman, Sundar, पब्लिश मंथली मैगजीन. अभी थोड़ा टाइम दो, मैं वर्क करता हूँ उसमें. कंपाइलेशन ज़रूर मैं शेयर कर दूँगा. यस, एनसीईआरटी प्रायोरिटी इसी मंथ में मैं स्टार्ट करूँगा. एनसीईआरटी. सोमबेर, वेरी गुड. आंसर राइटिंग स्टार्ट करो. दमन, अजय, वेरी गुड. अरविंद, गुड इवनिंग. राम नरेश, नंदिनी, यस, एनसीईआरटी अभी हम स्टार्ट कर देंगे इसी. एक्चुअली मैं जल्दबाजी पहले की तरह नहीं करना चाहता. लास्ट टाइम भी यही हुआ था. एग्ज़ाम 2-3 महीने में था और मैंने विद इन 2 मंथ्स ये जितनी भी एनसीईआरटी आप देख रहे हो विद इन 2 to 3 मंथ्स ऑफ टाइम पे सारा कवर किया. अब उसका एक ही तरीका था कि जिस तरीके से वो हुआ है उसी को फॉलो करें. तो आई अंडरस्टैंड एट टाइम्स उसमें गैप्स हो रहे हैं, उसको बेटर किया जा सकता है. गिव मी टाइम, इसको मैं पूरा रिबूट करूँगा और बिना हरी के आराम से सब पढ़ाऊँगा. ओके. अब लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर. हम मंडे से अगर ऐसे ही सबमिशंस आते रहे तो मैं वीडियो सेपरेट कर दूंगा, तो विल हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस न्यूज़पेपर डिस्कशन. ओके. एंड दिस प्रीलिम्स का क्लास कंटिन्यू होगा, इसको हम मंडे से रिज्यूम करेंगे. एंड सी, फी इज गोइंग टू बी 1111 ओनली. किसी भी टाइप का कोई डिस्काउंट एटसेट्रा कुछ नहीं है, केवल यही एक नंबर है 1111 ओनली. और सी डिवाइडेड बाय 365 करो. दिस इज वेरी वेरी नॉमिनल. दिस इज नॉमिनल एंड दिस इज अफोर्डेबल एज वेल. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि फी पे करना अच्छा होता है. दिस इज अ गुड थिंग. You pay the fee, you will get the sincerity, you will attend all the live classes, you will interact with all the students, you will interact with me. 1-to-1 sessions daily हो रहे हैं, हमारे ग्रुप में हो रहे हैं. 1-to-1 भी हम करेंगे, but every day we are talking. So join that, you will get lot of benefits. Okay, and you can afford it. See, मैं भी इतने students से मिल चुका हूँ, different age group, different economic condition. This much you can afford it, and it is more about mindset. Okay, so join this course formally and get the full benefit of this entire course. This is an year-long course. Okay, so let us come to the Hindu newspaper now. फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है फिस्कल डेफिसिट का आया है. करंट अकाउंट डेफिसिट भी एक कंसर्न है. इंडिया के जो मैक्रो रिस्क है, हमने पढ़ा था ना, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे, मैक्रो मतलब पूरे कंट्री के बेसिस पे. तो मैक्रो रिस्क हैव रिसीडेड इन रीसेंट वीक्स. कंसर्न्स हैं फिस्कल डेफिसिट के कि मिसप्लेस्ड है. ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि इतना डरने की बात नहीं है, हमारा मैक्रो रिस्क जो है वो अब कम हो रहे हैं, हम स्टेबल हैं. एक और टर्म है यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट. हमारा अच्छा नहीं रहा है, उसके बहुत सारे रीजंस है, बट इस पे भी हमें वर्क करना चाहिए. अब एलिवेशन है, एलिवेटेड इन्फ्लेशन है, ट्रेड डेफिसिट है, वाइडन हो रहा है. ये सबसे बड़े चैलेंज है. तो आपसे पूछा जाए आज की डेट में इकोनॉमी में क्या चैलेंजेस है, नंबर 1 चैलेंज है इन्फ्लेशन. नंबर 1 अगेन, ये दोनों है. नंबर 1 अगेन इज वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट. सो दीज आर द ट्विन चैलेंजेस फॉर द इकोनॉमी. इन्फ्लेशन मतलब महंगाई में बढ़ोतरी, महंगाई हो रही है, कीमतों में बढ़ोतरी. ट्रेड डेफिसिट जैसे कल चाइना को देखा था, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, तो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है. बाकी रिजाइलेंट है, रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी है, रिटेल इन्फ्लेशन बना हुआ है, ग्लोबल रिसेशन का भी फियर है, ऑयल प्राइसेस का भी देयर इज़ अ थ्रेट बिकॉज हम इंपोर्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द ऑयल. टाइट रोप ऑफ बैलेंसिंग इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ दोनों को बनाए रखना आरबीआई एंड इकोनॉमिक, दिस निर्मला सीतारमन ने मैम ने कहा कि ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है. ओके. सॉफ्टनिंग ऑफ ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस होगा तो इससे इन्फ्लेशन कम होगा. रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण कमोडिटी प्राइसेस, सप्लाई शॉर्टेज हुआ तो डिमांड ज़्यादा है, शॉर्टेज कम है तो प्राइस में बढ़ोतरी हो गई, इन्फ्लेशन हो गया. ओके. डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है इन्फ्लेशन. ओके. सो दिस इज दैट. अब करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम है, ट्विन चैलेंजेस भी है. हम आज थोड़ा सीएडी अच्छे से देख लेते हैं. अब से मैं ये एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करूंगा न्यूज़पेपर सेशन में. ओके. जैसे कॉजेज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होते हैं,
बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कई बार अंडर इन्वेस्टमेंट है, हमारे यहाँ पैसे नहीं आ रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रोडक्टिविटी कम है, हमारे यहाँ हाई रिलेटिव इन्फ्लेशन है, तो हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रह पा रहा, R&D नहीं है, कुछ हम ऐसा यूनिक चीज़ नहीं बना पा रहे जिसको वर्ल्ड को सेल कर पाए, लोअर कॉस्ट कंपटीशन हो गया। पहले हमारी IT सर्विस काफ़ी अच्छी थी, अभी भी है, बट आजकल जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जैसे एशियान की कुछ कंट्रीज़ एट्सेट्रा है, ये एक अच्छा खासा कंपटीशन हमें दे रही है। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हुए, करंट अकाउंट डेफिसिट में आ रहे हैं। साइक्लिकल भी होते हैं, जैसे एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूड है, जैसे 1991 LPG रिफॉर्म्स हुए तो हमने बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस भी किए थे। रुपी का भी अगर हम देखें तो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की भी बात करते हैं, इसकी कमेटी एक आई थी कन्वर्टेबिलिटी। तो आप बताओ इंडिया में करंट अकाउंट करंट और कैपिटल दो होता है, किसकी कन्वर्टेबिलिटी है, फुल्ली कन्वर्टेबल है? व्हाट इज फुल्ली कन्वर्टेबल, टेल। और इसमें एक कमिटी भी आई थी, उस कमिटी का नाम क्या है? साइक्लिकल होता है, ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट है, अगर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है तो कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ रुपी कम हो जाती है। डोमेस्टिक डिमांड बहुत है, हमारे पास खुद ही को सप्लाई नहीं हो रहा है तो हमने व्हीट का एक्सपोर्ट बना कर दिया। रेसेशन हो रहा है एक्सपोर्ट मार्केट्स में, कुछ जगह से डिमांड नहीं आ रही है। स्लम्प है ग्लोबल प्राइसेस में, डिमांड फॉर इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी, तो हम इंपोर्ट ज़्यादा करा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हम सारा इंपोर्ट कराना पड़ता है, तो इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी। तो इससे क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट भी होता है और पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, आ कम रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो उससे बनता है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो व्हाट इज CAD? CAD होता है डिफरेंस बिटवीन द मनी दैट कम्स इन फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड द मनी दैट कम्स आउट फ्रॉम इम्पोर्ट्स। इंपोर्ट कराने पे आपको पैसे देने पड़ेंगे, खर्चा होगा। एक्सपोर्ट करने पर बाहर वाले आपको पैसा देंगे तो आमदनी होगी। तो प्लस माइनस इन दोनों में जो डिफरेंस आता है पैसे का ट्रेड करते वक्त वर्ल्ड से, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। डिफरेंस बिटवीन द मनी दैट कम्स इन फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड द मनी दैट कम्स आउट फ्रॉम इम्पोर्ट्स। ये मेजर करता है डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एंड सेंट आउट ऑफ द कंट्री इन द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम डोमेस्टिकली ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब्रॉड। तो इन टोटल सम टोटल होता है कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। इट डिफर्स फ्रॉम बैलेंस ऑफ ट्रेड इन दैट इट ओनली मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है उससे ये डिफरेंस ये होता है यहाँ पे कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट only measures balance of trade measures only measures the difference between earning and expenditure on export import of goods and services। जबकि करंट अकाउंट डेफिसिट में ये भी आया था, ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम डोमेस्टिकली ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब्रॉड। तो CAD ज़्यादा एक्यूरेटली बताता है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। करंट अकाउंट जो होता है ऑन दी अदर हैंड टेक्स इनटू अकाउंट पेमेंट फ्रॉम डोमेस्टिकल कैपिटल डिप्लॉयड ओवरसीज, तो ये एडिशनल है। रेंटल इनकम है इंडियंस की जो हाउस ओन करते हैं UK में, वो कैलकुलेट हो जाएगा CAD में, बट वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं होगा। तो दैट इज़ वाई हम CAD को ज़्यादा एक्यूरेट मानते हैं, जो पूरा टोटल पिक्चर दिखाता है कितना पैसा आया कंट्री में और कितना पैसा गया। कॉजेज़ क्या होते हैं CAD? एक्चुअली CAD हमारा जैसे हम कम हो रहा है, ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, कम आ रहा है, तो इसका रीज़न क्या है? एक्सचेंज रेट ज़्यादा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग ज़्यादा है, हम इंपोर्ट करा रहे हैं, कैपिटल इनफ्लो, लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, ये कॉजेज़ है। तो डेफिसिट हो रहा है हमारे यहाँ, करंट अकाउंट का डेफिसिट हो रहा है। प्राइमरली तेल, कच्चा तेल बहुत इंपोर्ट होता है और गोल्ड, इंडिया लव्स गोल्ड, सो दैट इज़ वाई इनके कारण ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? डिपेंडिंग ऑन द रीज़न फॉर द डेफिसिट, CAD जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव इंडिकेटर ऑफ एन इकोनॉमी हो सकता है, तो दिस इज़ देयर, इकोनॉमी का स्टेटस पता लगता है। ये बेनिफिट करता है डेटर कंट्री शॉर्ट टर्म में, बट कंसर्न्स होते हैं कि लॉन्ग टर्म में कंट्री के जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है वो वीकन हो जाएंगे। इन्वेस्टर्स कंसर्न्स रेज करने लग जाते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट किया है वो रिटर्न होगा या नहीं होगा, बिकॉज ये एक कंट्री है और ये केवल और केवल इंपोर्ट पे ही जी रही है, एक्सपोर्ट के लिए इसके पास कुछ वैल्यू प्रपोजिशन नहीं है। फिर इसको डील कैसे करें? इसको डील करने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाओ, नॉन एसेंशियल इंपोर्ट, अक्सर जैसे गोल्ड हुआ, मोबाइल फ़ोन हुआ, हम इसका रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं। हम सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात करते हैं कि कम से कम पैसा खर्च हो बाहर से कुछ चीज़ बुलाने के लिए, हम उसका लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें। करेंसी हैजिंग भी होता है, कंपनीज रेज फंड करती है, बाहर से इंडिया लेके आती है तो इनकम होता है। गवर्नमेंट एंड RBI भी डेट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह लाते हैं, लिमिटेशंस फॉर FPI एट्सेट्रा।
तो ये होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। ऑलराइट, तो ये कॉन्सेप्ट आज हमने समझ लिया। विल कंटिन्यू विद दिस। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है केरला रिपोर्ट्स इंडियाज फर्स्ट मंकी पॉक्स केस। तो केस आया है। अब केरला के साथ भी प्रॉब्लम क्या है, ट्रांसपोर्ट, अब पीपल का मूवमेंट बहुत होता है। जैसे यूएई से ये आए यहाँ पर और वो फिर उसके साथ मंकी पॉक्स का केस भी आ गया। Then this is cloudy catch back to the shore. Fishermen catch as dark monsoon clouds over the bank of the Brahmaputra in Guwahati on Thursday. अब ब्रह्मपुत्र इतना ब्रॉडन है ना गुवाहाटी असम में। ब्रह्मपुत्र लाइक इट इज़ वेरी ब्रॉड ओवर हियर। दिस इज ब्रह्मपुत्र एंड बहुत सारा सेडिमेंट्स भी यहाँ पे आता है, तो फ्लडिंग जैसी सिचुएशन भी बहुत कॉमन है। यहाँ पे एक आइलैंड है, वो आइलैंड पूरा का पूरा सेडिमेंट से बना हुआ है। सेडिमेंट्स, जो सेडिमेंट्स ब्रह्मपुत्र लेके आती है वो क्या है, उसको अभी जिले का भी दिस डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया गया। टेल द नेम ऑफ दैट आइलैंड। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन दिस इज मेट्रो प्लस मेमोरीज ऑफ पार्टीशन नाउ वर्चुअल। आप जिस भी शहर में हो वहाँ ऐसी कोई चीज़ें हैं जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर म्यूजियम्स हैं एट्सेट्रा, उसको विजिट करना चाहिए। यू विल गेट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट। देन दिस इज फीलिंग फ्लीइंग एंड क्विटिंग। ये बात है श्रीलंका का। श्रीलंका में पॉलिटिकल टर्मोइल भी चल रहा है, इकोनॉमिक टर्मोइल भी है। एज अ पॉलिसी हम दूसरी कंट्री के इंटरनल मैटर पे कुछ नहीं बोलते हैं। जो भी हमारा स्टैंड होगा वो MEA जो बोल रहा है विल फॉलो दैट स्टैंड। देन दिस इज ब्रिजिंग द गैप। इंडिया नीड्स टू हेल्प विमेन गेट ग्रेटर एक्सेस टू जॉब्स एंड रिसोर्सेज। एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी एजुकेशन का, अच्छी नौकरी का, अच्छे रिसोर्सेज का। तो एक्चुअली जेंडर इक्वालिटी तभी आएगा। हमारे यहाँ जो सोसाइटी है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं विमेन स्पेशली, तो उनको प्रॉपर जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिलती नहीं है, प्रॉपर ग्रोथ होता नहीं है। तो फिर ये इनइक्वालिटी का ब्रिज कैसे करेंगे, इस इनइक्वालिटी के गैप को। सो जॉब्स एंड रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई मैं आपको हमेशा क्यों इतना बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ो। एजुकेशन आपके लिए बहुत सारे नए दरवाजे ओपन करेगी, ये एम्पावर करेगी आपको ट्रू सेंस में। स्टडी फुल थ्रॉटल। ओके, सो दिस इज़ देयर। इंडिया हैज़ गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी कि जैसे अभी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया, इंडिया का रैंकिंग अच्छा नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 135 दिया है आउट ऑफ 146, तो नॉट समथिंग रियली गुड। फिर इसके अलावा हमने देखा हेल्थ एंड सर्वाइवल के पैरामीटर्स बहुत वर्जन हो गए। टोटल जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया है इसमें ये भी बताया स्टेट्स के अक्रॉस भी डिस्पैरिटी है। 4 डायमेंशंस हैं। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में कितना पार्टिसिपेशन है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है या नहीं मिल रही है। अब बताओ, एक टर्म होता है GDP। तो अगर हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड में जैसे हम देखते हैं विमेन अगर वर्क कर रही है, घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, डोमेस्टिक वर्क कर रही हैं, तो क्या वो इंडिया की GDP में काउंट होता है या नहीं होता है? टेल। तो एजुकेशनल अटेनमेंट हो, हेल्थ एंड सर्वाइवल हो और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी होना ज़रूरी है। तो इंडिया का जो नंबर है, पैंडेमिक भी हुआ 22 में, इकोनॉमिक क्राइसिस भी हुआ, वॉर भी हुआ, 68.1%। करंट रेट ऑफ प्रोग्रेस इट विल टेक 132 ईयर्स टू रीच फुल पैरिटी। तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जेंडर पैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जिस पेस से चल रहे हैं तो अगले 132 साल में भी ये नहीं आना है, तो नॉट गुड। वी नीड टू स्पीड अप। अब यहाँ कुछ बहुत अच्छा डेटा लिखा है, इसको एज इट इज़ आप PDF से देख लेना। NFHS डेटा है, 57% विमेन 15 to 49 में एनेमिक है। एनेमिक क्यों होती है? आयरन डेफिशिएंसी। तो दिस इज़ 53% जो है, दिस इज़ अप फ्रॉम दिस, तो ये नंबर बढ़ा है। 88.7% मैरिड विमेन पार्टिसिपेट करती है हाउस होल्ड डिसीजन में। 25.4% जो 15 to 49 ईयर्स की हैं वर्क किया है पिछले 12 महीने में और उनको पेमेंट मिला है। विमेन का जो बैंक अकाउंट है वो बड़ा है 78.6%। थैंकफुली जनधन आधार मोबाइल योजना, दिस इज़ रियली गुड। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने इसमें हेल्प किया है। लेबर फोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन श्रिंक हुआ है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने डेटा बताया 15% विमेन एम्प्लॉयड थी फॉर लुकिंग फॉर जॉब्स। प्रीलिम्स में हमने देखा था ना, जॉब अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, लुकिंग फॉर जॉब्स। मैट्रिक डिप हुआ 9.2 पे। तो द आइडिया इज राइट्स प्रोवाइड करें, इकोसिस्टम डेवलप करें।
रिप्रेजेंटेशन विमेन का होना चाहिए लीडरशिप में भी, एक्सेस टू जॉब्स एंड रिसोर्सेज होना चाहिए, गवर्नमेंट टू मूव बियॉन्ड टोकनिज्म एंड हेल्प विमेन ओवरकम स्टैगरिंग इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर्स। तो ये जो बैरियर्स हैं इनको तोड़ना ज़रूरी है, दिस इज़ एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ दिस इज़ अगेन पॉलिटिकल, यहाँ भी जो बात है वो बात है डिसेबिलिटी पॉलिसी का। यह भी एक पॉलिसी है, इस पे वेट करते हैं, इस पे और डिटेल्स अभी आएंगे डिसेबिलिटी पॉलिसी में। बट जो लाइन ऑफ थॉट है वो ये है कि गवर्नमेंट को एम्पावरमेंट ट्रू सेंस में करना चाहिए। डिसेबिलिटी के कारण, एनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के कारण जो राइट टू डिग्निटी है, एक्सेस टू सर्विसेज, अपॉर्चुनिटीज, वो डिनाई नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल पार्टनरशिप में दिस यूनिवर्सल, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। अब अगेन हमारे यहाँ जैसे विमेन के रिलेटेड डिसीजंस, पॉलिसीज़ वगैरह होते हैं, पैनल्स आते हैं, रिपोर्ट्स बनती है, तो क्या उस पैनल में, उस रिपोर्ट में विमेन रिप्रेजेंटेशन था? सो वी आर टेकिंग डिसीजंस कि ये होना चाहिए, और वहाँ पे जो डिसीजन ले रहे हैं वहाँ पे विमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, डिसीजन मेकिंग में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, एंड उनके इन्वॉल्वमेंट के बाद, कंसल्टेशन के बाद पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो तो बेहतर है। Then is protectionism compatible with liberalization? अब LPG है, liberalization, privatization, globalization, but at times government protectionism भी करती है, जैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दे रहे हैं। एट टाइम्स हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेन एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा लेते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाते हैं, प्रोटेक्शनिज्म भी होता है। बूस्टर डोज को बूस्ट करें, पार्टी डोनेशन, देन WPI इन्फ्लेशन, फूड पार्क, इसको आगे बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फूड पार्क, दिस UAE एट्सेट्रा जो इंडिया में दिस इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। द डिबेट अराउंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पॉलिटिकल है। जो हमारे काम की बात है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स क्या होते हैं। फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, इसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 1980 है। ये प्रिस्क्राइब करता है कि प्रोसीजर क्या होगा फॉरेस्ट लैंड का। अगर उस फॉरेस्ट लैंड में आप नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ करते हो, जैसे आपको रोड बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, हाईवे बनाना है, तो उस जंगल में उस रोड को कैसे निकालोगे, डाइवर्ट कैसे करोगे। तो इसका जो एम होता है वो ये होता है कि हम अनप्लैन्ड डेवलपमेंट भी नहीं करें। अगर हमको रोड निकालना है तो वो पूरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो और कंपनसेशन भी हो, कैंपा भी होता है, स्टेक होल्डर से परमिशन ली जाए, सो दैट एनवायरनमेंट डैमेज नहीं हो। डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन वुड नॉट बी राइट। तो यहाँ ये तरीका था अभी कि 5 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर आपको अप्रूवल लेना है, डाइवर्ट करना है लैंड किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो एक फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी बनेगी। ये कमेटी उसको स्टडी करेगी अच्छे से, है ना। जो रिक्वेस्टेड फॉरेस्ट लैंड्स है उनको कन्विंस कैसे करना है, केस बाय केस बेसिस में उसको देखेगी कितना डैमेज हो रहा है, ट्री कितने जा रहे हैं, लोकल लैंडस्केप में क्या डैमेज हो रहा है, इसको मिनिमम रखना है हमें। रोड बनना चाहिए बट फॉरेस्ट डैमेज मिनिमम होना चाहिए। अब जब FSC अप्रूवल देती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉरवर्ड करेगी, देखेगी, फिर वहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 भी लगेगा। जो जैसे कोई ट्राइबल एरियाज़ में जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, ग्राम, तो वहाँ परमिशन एट्सेट्रा लेना पड़ेगा। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, ट्राइबल्स है, उनको भी कंपाइल, उनको भी सेम पेज पे लाना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे रोड बनेगी। तो दिस इज़ अ वेरी एलैबोरेट प्रोसेस, नेसेसरी प्रोसेस, सो दैट जस्ट लाइक दैट हम डिग्रेडेशन फॉरेस्ट का नहीं करें। अब FSC का अप्रूवल मिलेगा तो उसके बाद कंपनसेंट्री लैंड भी अफॉरेस्टेशन का देना पड़ेगा। आइडिया ये होता है 2 हेक्टर फॉरेस्ट क्लियर किया तो अब 4 हेक्टर फॉरेस्ट नए ट्रीज कहीं और लगाओ, समथिंग लाइक दैट, अफॉरेस्टेशन कंपनसेट करो। तो अपडेटेड रूल्स जो हैं उसमें प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ चेंजेस आए, इसको वेट करते हैं। हमें बस आज की डेट में ये पता होना चाहिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी होते हैं, दैट्स ऑल। और दिस FAC, ये जो रूल्स हैं अभी इसमें प्रपोजल है, लेट अस सी कैसे अफेक्ट होगा गवर्नमेंट का पोजीशन, इसमें भी अभी अपडेट्स आएंगे। देन ये लेबर कोड्स है, 4 लेबर कोड्स हैं, उनके नाम बताइए जो गवर्नमेंट ने अभी प्रपोज किया है। तो अभी इट इज़ जस्ट अ प्रपोजल। लेबर कोड्स इसलिए ज़रूरी होते हैं बिकॉज इंडिया में लेबर बहुत हद तक नॉन ऑर्गेनाइज्ड भी है, ऑर्गेनाइज्ड करो इन्हें, इनका एट टाइम्स एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, उस एक्सप्लॉयटेशन को दूर करो। तो दिस इज लेबर कोड, लेबर कोड, ओके। 4 लेबर कोड हैं, इन 4 लेबर कोड का वन लाइनर बताओ क्या है। ये बिल आया था लास्ट 2020 में आया था बट कोई प्रोग्रेस अभी तक हुआ नहीं है।
हाउ टू ग्रीस द व्हील्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। तो डिसीजन मेकिंग क्विक क्यों करें, कैसे करें, जस्टिस दिस एंटायर जुडिशरी की प्रोसेस। कपल ऑफ थिंग्स हैं, वैकेंसी भरो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। अभी जैसे एआई रिलेटेड 2 इनिशिएटिव्स आए, नाम बताइए, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। और लॉ जो है उसको स्ट्रीमलाइन करो, अंडर ट्रायल्स को देखो, तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म बताओ। कुछ एडीआर के भी एग्जांपल्स बताइए, एडीआर जैसे फैमिली कोर्ट वगैरह, एडीआर। ओके, सो जुडिशरी को स्पीड अप किया जाए। अब यहाँ 2 वर्ड है, दिस इज डेप्रिकेट, डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट का मतलब होता है जैसे एनवायरनमेंट डेप्रिशिएट हो रहा है ना। डेप्रिशिएट लिटरली मीन्स टू ब्रिंग डाउन द प्राइस और वैल्यू। आप कार खरीदते हो, एक्सपेंसिव कार है, शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है और फिर वो फर्दर और डेप्रिशिएट होगी जैसा जैसा टाइम स्पेंड होगा उसमें। तो दिस इज डेप्रिशिएट। तो ये ऑपोजिट है एप्रिशिएट का। और वही अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप अपनी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप से समथिंग एल्स, तो वो चीज़ डेप्रिशिएट नहीं होगी, यूजुअली वो एप्रिशिएट होगी। तो दिस इज एप्रिशिएट एंड द अदर थिंग इज डेप्रिशिएट। ओके, तो जैसे शेयर्स आपने खरीदे वो डेप्रिशिएट हुए, एप्रिशिएट भी होते हैं, दोनों वेज जा सकता है। ओके, सो दिस इज दैट। एंड देन डेप्रिकेट का मतलब टू फील एंड एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, किसी के एक्शंस को आप डिनाई कर रहे हो। ओके, देन ये एक वर्ड होता है रेज़मटाज, इसका मतलब होता है बहुत नॉइजी, शोई पब्लिसिटी, फ्लैशी क्वालिटी वगैरह है। दिस इज कमोशन। ओके, सो बहुत लाउड है एंड दिस पब्लिसिटी नॉइज ज़्यादा है, फ्लैशी है। ओके, देन एबिलिटी और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है? एबिलिटी रेफर्स टू योर पावर टू डू थिंग्स, आप ऐसा कर सकते हो, आप में वो क्षमता है। इट कैन बी फिजिकल और मेंटल। जैसे हिज एबिलिटी एज अ टीचर इज रिमार्केबल, ही हैज़ आउटस्टैंडिंग एबिलिटी एज अ नॉवलिस्ट। तो ये हुआ आपकी क्षमता, एबिलिटी। कैपेसिटी में आता है थोड़ा पावर का टर्म आ जाता है। कैपेसिटी का मतलब होता है द पावर टू रिसीव और कंटेन, पावर। जैसे इस टैंकर की कैपेसिटी 1000 गैलन है, ऑडिटोरियम में 1500 लोग आ पाएंगे। कैपेसिटी कई बार हम लोगों की कैपेसिटी भी बताते हैं कि वो कितनी अब्जॉर्ब कर पाएगा, कितना उसमें पावर है टू डू समथिंग, मेंटल रादर देन फिजिकल कैपेसिटी, पोटेंशियल रादर देन एक्चुअल। जैसे हिज कैपेसिटी फॉर वर्क इज एस्टाउंडिंग, हिज कैपेसिटी फॉर वर्क इज एस्टाउंडिंग, आई कैन वर्क 24/7, दिस कैपेसिटी इज एस्टाउंडिंग। कैपेसिटी फॉर रिमेम्बरिंग थिंग्स इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फोटोग्राफिक मेमोरी है, सो दिस इज कैपेसिटी। ओके, सो दिस इज नो योर इंग्लिश। और यहाँ पर है पॉलिटिकल अप्रोच। अब पार्लियामेंट में कुछ बिहेवियर हम अक्सर डिस्कस करते हैं, वो करेक्ट है या नहीं है पार्लियामेंटेरियन का, सर्टेन लैंग्वेज, सर्टेन वर्ड्स, तो उससे रिलेटेड ये बात है। देन मंकी पॉक्स के केस, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस पूरे पैराग्राफ को हम देखते हैं। इंडिया टू गिव लैंड फॉर I2U2 बैग्ड फूड पार्क्स, अच्छी चीज़ है। प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटी होगी, फूड प्रोसेसिंग होगा, पैसे आएंगे, वेल्थ बढ़ेगी। तो देखो ये प्राइम मिनिस्टर साहब है हमारे नरेंद्र मोदी जी, और ये कॉमन कंसर्न्स इन सब लीडर्स का यहाँ पे एक वर्चुअल समिट हुआ। ये पूरा पैराग्राफ अच्छा है, इसको क्विकली गो थ्रू करते हैं। इंडिया प्रोवाइड करेगा एप्रोप्रिएट लैंड, जमीन देगा फूड पार्क्स बनाने के लिए। ये कोलैबोरेशन में बनेंगे इजराइल, यूएसए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। तो ये 4 कंट्रीज हो गए, इंडिया इंक्लूडेड, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। इंटीग्रेटेड फूड पार्क बनेंगे जो I2U2 ग्रुपिंग के अंदर आएगा, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस। इसका एक समिट हुआ। प्राइवेट कैपिटल को भी यहाँ पे लगाया जाएगा, प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, स्पेस एंड फूड सिक्योरिटी। वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। अब यहाँ पे यूएस और इजरायली प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करेगा, अपनी एक्सपर्टीज बताएगा, टेक्नोलॉजी शेयर होगा, प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमाइज होगी क्रॉप यील्ड, इससे फूड इनसिक्योरिटी साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में हम एड्रेस कर पाएंगे। फार्मर्स को फैसिलिटेट करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा राइट फ्रॉम द फर्स्ट समिट हेल्ड टुडे हम एक पॉजिटिव एजेंडा से ड्रिवन होंगे। फूड वेस्ट और स्पॉइलेज हमें कम करना है। फूड वेस्ट इज नॉट अ गुड थिंग, फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना खाना है उतना ही प्लेट में लो। फूड वेस्ट एंड स्पॉइलेज। देन इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, यूएई प्रेसिडेंट ने भी कहा, यूएस प्रेसिडेंट ने भी कहा, तो अग्रीमेंट हुआ यहाँ पे। 2 बिलियन का यूएई $2 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट भी करेगा। वंडरफुल। देन इसके अलावा फार्मर्स को कंसल्टेशन किया जाएगा और इंटीग्रेटेड फूड पार्क बनाया जाएगा। सो व्हाट इज दिस? फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग
एक टर्म भी आया था किसान संपदा योजना, उसका मतलब क्या है बताइए, संपदा योजना। देन फूड प्रोसेसिंग पे हम एम्फेसिस कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंट इंडिया में भी इसमें एम्फेसिस था। ओके, संपदा योजना। तो इंडिया पॉजिटिव एजेंडा ड्रिवन रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे कुछ राज्य हैं मध्य प्रदेश और गुजरात, यहाँ पे उनको ज़मीन प्रोवाइड की जाएगी। तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ और स्टार्टिंग न्यूज़ है, इसको हम आगे और फॉलो करेंगे। अब क्या होगा, ये न्यूज़ का एक अब एडिटोरियल आएगा, फिर एक एक्सप्लेनर आएगा। तो न्यूज़पेपर लेयर्स में पढ़ा जाता है, ये नहीं कि पहले ही दिन हमने पूरा उसका R&D कर दिया। हम इतनी मेहनत कर भी लेंगे बट वो कल वो मेहनत वेस्ट हो जाएगी, बिकॉज न्यूज़ अभी पूरी आउट नहीं है, वो इन बिल्ड हो रही है न्यूज़ अभी। सो हमेशा न्यूज़ को लेयर्स में पढ़ना चाहिए, एवरीडे बेसिस में पढ़ना चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स टू गो अप, श्रीलंका का क्राइसिस, ईरान एंड न्यूक्लियर, देन ये यूके के प्रेसिडेंट, IMF पाकिस्तान को अब लोन देने का मन बना रहा है, ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो गया, ट्रेड डेफिसिट और एक करंट अकाउंट डेफिसिट, रुपी भी 80 क्रॉस कर गया, एंड यूरो जोन, डिमांड फॉर एल्यूमिनियम। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, सप्लाई इशूज कोल में हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज स्कीम फॉर रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवाइज। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपैरल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है। ये जो जॉब होता है अपैरल सेक्टर, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, इसमें बहुत ज़्यादा जो हेड्स हैं, बहुत ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एरिया है जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत क्विकली सॉल्व कर पाएगा। बांग्लादेश यही कर रहा है, वियतनाम यही कर रहा है, हमको भी फोकस करना चाहिए। तो इस स्कीम में एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स एंड अपैरल्स जो है उसमें रिबेट गवर्नमेंट यहाँ पे देगी। तो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी है, और यहाँ पे हम जॉब क्रिएशन की बात करेंगे, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत स्कोप है जॉब क्रिएशन करने का, एंड वी नीड नंबर ऑफ जॉब्स ज़्यादा होने चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, नंबर ऑफ जॉब्स भी चाहिए। तो यहाँ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने की बात है। देन दिस इज स्पोर्ट्स, ऑलराइट। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर, this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.